आगे के लिए हो सकता है कि आगे कुछ हो, तो नीतीश कुमार को ये बात पता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार बहुत कैलकुलेटेड व्यक्ति हैं। एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनसे ज़्यादा कैलकुलेटेड कोई नहीं। नाराज होकर के भी क्या करेंगे? कोई नया बजट उनके लिए अलग से बनेगा क्या? नहीं, वो तो जो मिलना था वो मिल गया। आप जानते हैं कि अगर कहीं कोई खेल होता है तो अगर आप बैट्समैन के साइड से हैं तो आप अपना विकेट बचाइएगा। तो नीतीश कुमार ऐसे विकेट हैं जिसको एक बचाना चाहता है और दूसरा गिराना चाहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। देखिए, बजट पेश हो गया। बजट पेश होने के बाद भी तमाम जो बयानबाजी का सिलसिला है वो जारी है। पक्ष जो है वो पलटवार करते हुए नहीं थक रहा है, तो विपक्ष जो है इसको झुनझुना बताते नहीं थक रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ नहीं है, लेकिन विदेश से भी वो इसको बिहार का अपमान बता रहे। तो कल हमने आपको बताया, सीएम नीतीश ने खुद एक बयान देके इस पे उनसे पूछा गया कि आप खुश हैं ना। उस पे उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम तो खुश हैं। लेकिन अब बाबा हमारे साथ मौजूद है, कुछ ऐसा बात निकलकर सामने आ रहा है कि अभी भी कुछ हो सकता है। आज का हमारा शीर्षक मैं बताऊं, नीतीश नायडू के कंधे पर टिकी मोदी सरकार का हुक्का पानी बंद, गेम पलटते शाह का सरेंडर। बाबा, अभी भी कुछ फंसा पेच लग रहा है ऐसा नीतीश और नायडू और पीएम मोदी को लेकर? देखिए, कहानी बहुत छोटी नहीं है जी। ये भीतर की बात निश्चित रूप से है, तो निश्चित रूप से भीतर की बात ही होगी। भीतर से ही कुछ लेकर के आए होंगे। पिछले कई दिनों से मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि सदन चल रहा है और बहुत सारे रिसर्च भी करने थे, बहुत लोगों से बात करनी थी कि बजट में क्या मिला, किसको क्या मिला, इस बजट का विशेषता क्या है, इस बजट की कमियां क्या हैं। और इस पूरी कहानी को अगर देखने के लिए आप आगे बढ़िएगा तो आपको दोनों सदनों को देखना पड़ेगा, एक लोकसभा और बिहार में विधानमंडल के दोनों सदन। दोनों सदनों को देखना। हम राज्यसभा की बात बाद में करेंगे। पहले हम ये आपको बता दें कि लोकसभा में बजट पास हुआ। इस बजट में बिहार को बहुत सारी उम्मीदें थी। नीतीश कुमार का मानना यह है कि हमारी उम्मीदें पूरी हो गई हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं। तो जब आपकी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं तो फिर आप झुंझलाते क्यों हैं? जब आपकी डिमांड पूरे हो जाएंगे तो फिर अब बच्चा मांगते हैं, झुंझुना मांग रहा है और उसको उसके गार्जियन ने खरीद के दे दिया, तो फिर क्या बात है? तो फिर झुंझुना से खेलना चाहिए उसको, आगे की बात सोचनी चाहिए। फिर उस पर नाराजगी क्यों? अगर कोई कह दे कि तुमको तो कुछ नहीं मिला है तो नाराजगी क्यों? आप ये ना कहिए कि नहीं ये मिला है, ये तरीका है, ऐसे ऐसे इसको हम लोग खर्च करेंगे और ऐसे डेवलपमेंट होगा। वो तो बाबा खुश है, आपने ही वहाँ सदन में आपने बिल्कुल। एक चीज़ आप बताइए, आप नाराज होकर के भी क्या करेंगे? कोई नया बजट उनके लिए अलग से बनेगा क्या? नहीं, वो तो जो मिलना था वो मिल गया। अब आगे के लिए हो सकता है कि आगे कुछ हो, तो नीतीश कुमार को ये बात पता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार बहुत कैलकुलेटेड व्यक्ति हैं। एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनसे ज़्यादा कैलकुलेटेड कोई नहीं। अगर वो कैलकुलेटेड नहीं होते तो उनकी सरकार 19-20 साल से नहीं चलती होती। तो निश्चित रूप से वो रणनीति और योजनाओं का मास्टर है। लेकिन हम बात अगर करें तो केंद्रीय बजट ने बहुत सारी ऐसी संभावनाएं पैदा कर दी है, जिसमें ये भी कहा जा सकता है कि क्या ये सरकार आगे प्रोसीड करेगी, चलेगी, या फिर इस सरकार का दम तोड़ना शुरू हो चुका है। पहली बात तो ये, आपको याद होगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कितने मतों से गिरी थी? मात्र एक मत से। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार एक मत से नहीं गिर सकती है? गिर सकती है बाबा, लेकिन सवाल जो भी आप पूछते जाइएगा, इसलिए कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ बाबा। लेकिन ये भीतर की बात आप लाए हैं, लेकिन आप सीएम का आपने खुद सदन से भेजा। मुझे अभी ये मुद्दा नहीं समझ में कि आप कैसे बोल रहे हैं कि अभी भी सीएम पलट सकते हैं। मैं वही बात तो बता रहा हूँ ना कि अगर नीतीश कुमार अभी विरोध करें तो उनको मिलेगा क्या? अच्छा, जो मिलना था मिल गया, जो मिलना था सो मिल गया। उनके लिए अलग से अगर नाराज हो जाएगा तो क्या होगा? बजट में कोई परिवर्तन हो जाएगा क्या? नहीं। बजट तो ऑलरेडी हो चुका है और ये नीतीश कुमार की टीम को भी पता होगा कि जो मिलना था मिल गया। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लोग इस बात को लेकर के क्या करेंगे? कोई उनके पास दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, आगे चल करके इस बजट पर जब समीक्षा होगी, बजट को देखा जाएगा, एक्सप्रेसवे मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, अब बहुत सारी चीज़ें मिल गई, 8-8 को मंत्री आपके राज्य में मिल गए। इस सब के बावजूद यदि बिहार का डेवलपमेंट नहीं होता है तो जनता जरूर देख रही है। नीतीश कुमार की और नायडू की
ये दो लोगों पर विशेष फोकस जो है वो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का भी है, तो विपक्ष का भी फोकस वही है। आप जानते हैं कि अगर कहीं कोई खेल होता है तो अगर आप बैट्समैन के साइड से हैं तो आप अपना विकेट बचाइएगा, और बॉलर साइड से आप हैं तो विकेट उड़ाने का सोचिएगा। यही तो गेम में होता है, गेम तो इसी बात का होता है। तो नीतीश कुमार ऐसे विकेट हैं जिसको एक बचाना चाहता है और एक दूसरा गिराना चाहता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और नायडू के लिए ये तय करना कि क्या उनको इस बजट में जो चाहते थे वो मिल गया, इसका दौर शुरू हो चुका है, मंथन शुरू हो चुका है। अच्छा। और अभी अगर नीतीश कुमार ये कह देते हैं कि नहीं इस बजट से मैं असंतुष्ट हूँ, तो उनको मिलेगा क्या और इसका फायदा विपक्ष उठा लेगा, और नीतीश कुमार की रणनीतियां धरी की धरी रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अलर्ट हो जाएगी। मतलब बाबा आप ये बोल रहे हैं कि अभी सीएम नीतीश कैलकुलेट कर रहे हैं उस बजट को, सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ फायदा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोई भी अपना पत्ता नहीं ना खोलता है। अब ताश का खेल भी देखती होंगी तो उसमें कोई पत्ता दिखाता है क्या कि देखो नहीं, मेरे पास ये है, आओ ना खेल ले। ऐसा नहीं ना होता है, सब कोई अपना छुपा के पत्ता रखता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आप देखिए, आपने देखा होगा कि युद्ध में एक शैली है धीरे धीरे कमजोर करना। तो धीरे धीरे कमजोर करने का मतलब यह है कि जैसे जैसे ये 18वीं लोकसभा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस 18वीं लोकसभा में नीतीश कुमार भले ही समर्थन दे रहे हो, नायडू भले ही समर्थन दे रहे हो, लेकिन विपक्ष इस बार मजबूत है। और विपक्ष इतना मजबूत है कि नरेंद्र मोदी को सदन छोड़ना पड़ता है और अमित शाह अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? इसके मायने ये निकाले जाएं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और जिसको कहा जाता है गुजरात मॉडल, वो कमजोर पड़ा है इस बार। गुजरात का सुनामी जो आता था, आपने देखा होगा कि कभी कभी 100 सांसद जो हैं वो सदन से आउट कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। ये पावर है क्या आज के डेट में? नहीं। अब तो ऐसा आप यहाँ बहुमत में हैं ही नहीं। कल तक तो आप जो मर्जी आता था वो करते थे, लेकिन अब आप एक एक जगह पर खड़े कर दिए जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि जब खड़ा होते हैं अभिषेक बनर्जी, कल ही की बात मैं बता रहा हूँ, अभिषेक बनर्जी जब खड़ा हुए तो किसी के पास जवाब नहीं था। पहली बार हमने देखा कि विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनकी बोलती बंद हो गई थी। उनके पास जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे ही अभिषेक बनर्जी ने ये चर्चा किया कि भैया नोटबंदी क्या थी, तो उन्होंने कहा कि वो बीती बातें हो गई हैं, 2016 की बात आप कहाँ 2024 में कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब 2016 की बात 2024 में नहीं हो सकती है तो नेहरू के 1947 की बात हो सकती है क्या? ये आपकी दोहरी नीति जो है वो नहीं चलेगी। आप किसी पार्टी के नहीं बल्कि सदन के मुखिया हैं। आपको दोनों पक्षों को बराबर सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में जब बहुत ज़्यादा अभिषेक बनर्जी, पहली बार मैंने देखा कि अभिषेक बनर्जी इस तरह से हमला कर रहे थे, और उनके हमला का कारण क्या था, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हो सकती है जिसका धीरे धीरे करके मैं खुलासा करूंगा। चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी वो पहली शख्स हैं जिसकी चर्चा हमने सबसे पहले आपको किया था कि मुंबई में इन लोगों की आपस में बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी को छोड़ करके बाकी सभी विपक्षी दल मौजूद थे। वहाँ लालू प्रसाद भी मौजूद थे, अखिलेश भी मौजूद थे, वहाँ पवार भी मौजूद थे, शरद पवार भी मौजूद थे, वहाँ उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे, वहाँ अभिषेक बनर्जी के जगह पर ममता बनर्जी मौजूद थी। ये सारे लोग मौजूद थे। ममता बनर्जी का जैसे ही नाम आया और सत्ता पक्ष में ममता बनर्जी का नाम लिया, वैसे ही अभिषेक बनर्जी ने टेटुआ दबा लिया। ऐसा पकड़ा गर्दन कि मिमियाने लगे, और मिमियाने लगे तो ये कहना पड़ा कि इसको सदन की कार्रवाई से हम बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, कर लिए। इसके मायने क्या निकाले जाएं? 22 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक ये लोकसभा का सदन चलना है, और 15 अगस्त को हम आज़ादी का झंडा फहराएंगे। एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि क्या 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी झंडा फहरा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए हो जाता है कि जैसे ही सदन की कार्रवाई समाप्ति की तरफ आएगी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार उस समय ये फैसला कर ले कि नहीं, जो मैंने कहा था वो मुझे नहीं मिला है, तो मैं समर्थन वापस लेता हूं। और अमरावती को डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ जो दिया गया है आंध्र प्रदेश को, वो भी
हमारे जो इच्छा है, हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप नहीं है, हाँ। तो मैं भी समर्थन लेता हूँ। दैट मीन्स कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी, हाँ। और अल्पमत में आ जाने पर होगा क्या, अब ये कहने की जरूरत नहीं है। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें कई राज्य नाराज हैं जी, क्योंकि हाँ आपने बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या दिया, बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया, उससे भले ही ये दोनों कह रहे हों कि हम संतुष्ट हैं, अभी चंद्रबाबू नायडू ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बिल्कुल, दैट मीन्स कि वो अभी तक मंथन ही कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के जितने भी थिंक टैंक हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं और नीतीश कुमार की कई बातों को ऊपर लेके आते हैं, वो सारे लोग इस पर बयान नहीं दिए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के बयान को कोट किया, अपना प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार अभी मंथन कर रहे हैं, असमंजस की स्थिति में है, उनकी टीम असमंजस की स्थिति में है। इसके अलावे आपने अलग अलग जो राज्यों को दिया है, आप कहते हैं कि 2004 से लेकर के 2014 तक जो सरकार चल रही थी वो सरकार गलत कर रही थी, वो उन सरकार में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी। तो फिर ये 2014 से 2024 तक सरकार है, इस सरकार को कैसे देखा जाए? ये भी सरकार तो निरंकुश सरकार है। ऐसी बातें अब विपक्ष कहना शुरू कर चुका है। 2024 से पहले विपक्ष कमजोर था, राहुल गांधी के पास उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन आज राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा कई देशों में जो उम्मीदवार होते हैं उनके बीच में डिबेट होता है, और डिबेट में जो हार जाता है उसे हारा हुआ माना जाता है, जो जीत जाता है उसे नेता माना जाता है। राहुल गांधी ने कई बार, हालांकि हमारी परंपरा नहीं है, हमारा संवैधानिक इस तरह का कुछ है, लेकिन अमेरिका की तरह जो बाइडेन के साथ जो चल रहा था उसमें आपने देखा कि डिबेट में हार गए जो बाइडेन और राहुल। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने जब नरेंद्र मोदी को एक बार नहीं, इस एक महीने की सरकार में बहुत बार, कई बार चैलेंज किया है कि आइए सामने सामने बैठ के डिबेट कर लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने डिबेट करना उचित नहीं समझा और न उनका जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट किया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब आप, हो सकता है ये संयोग भी हो, लेकिन जब राहुल गांधी सदन में आ रहे हैं और जब भी उनको मौका मिल रहा है कुछ कहने का, तो नरेंद्र मोदी वहां से उठ के बाहर चले जा रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाए? अब इसके आगे की मैं बात कर रहा हूँ। आपने बिहार को दिया, उससे बिहार कितना संतुष्ट है हम नहीं जानते हैं। बिहार कितना संतुष्ट है ये पता चलेगा जब 26 तारीख को बिहार विधान मंडल का कार्रवाई समाप्त होगा। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि हम संतुष्ट हैं। दूसरी तरफ अगर संतुष्ट हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के जो मंत्रिमंडल में हैं, हमारा फलाना अफसर नहीं सुनता है, हमारा फलाना अफसर नहीं सुनता है, फिर से ये कहानी नई गढ़ी जाने लगी है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश वाला मामला। पर बाबा एक और मैं बोलूँगी, ललन सिंह का एक बयान हमने अभी चलाया था, उसमें वो बोल रहे थे कि हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। मैं वहीं आ रहा था जी, मैं वहीं आ रहा था। बताया तो कि भीतर की बात लेकर के आए हैं, तो पूरा आज भीतर की बात है जी। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है कि हमने एक पक्ष रख दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, आपने देखा होगा कि तलवार, भाला, बर्छा, जो अस्त्र शस्त्र उनके पास था उस सदन में लेकर के बैठते थे और मुंह से उसका वार करते थे। बिल्कुल, हाँ। आपने देखा होगा कि इस बार पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व के लोग हैं, जो सीनियर लीडरान हैं, वो विपक्ष के किसी भी बात का जवाब न दे करके हल्ला सामूहिक रूप से करके ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि सदन में वो कमजोर है, या फिर उनकी रिसर्च जो है, उनकी तैयारी जो है विपक्ष के सामने कमजोर है। बिल्कुल। अभिषेक बनर्जी के बयान का मैंने इसलिए कोट किया कि एकदम बिल्कुल नया लड़का जो दूसरी बार सदन में गया है, पहली बार उसका कोई आवाज नहीं सुनी, और दूसरी बार, लेकिन दूसरी बार जैसे ही नीतीश कुमार और अन्य लोग समर्थन में हैं, और ये वही लोग हैं, हालांकि ममता बनर्जी भी एनडीए का हिस्सा नहीं थी चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद एनडीए के बेहतर प्रदर्शन के साथ जैसे ही संख्या बल बढ़ा और विपक्ष मजबूत हुआ, ममता बनर्जी ने उसको सपोर्ट किया और कहा कि हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए, और ये सरकार बैसाखियों पे चल रही है, ऐसी सरकारें गिरती हैं, ममता बनर्जी ने कहा। यानी उन्होंने इशारा किया, जो एक वोट से गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उसकी बात की। अब आगे आप समझ लीजिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अखिलेश यादव का आपने सुना होगा भाषण। अखिलेश यादव ने जो शब्द कहे और जिस तरह से विपक्ष को घेरा, माफ कीजिएगा सत्ता पक्ष को घेरा, तो एक भी जवाब लोगों के पास नहीं था। और दो बड़े राज्यों ने
जिस तरह से प्रदर्शन किया है, और 2 क्यों कहें हम तो 4 राज्य कह रहे हैं। बिहार ने भी आपसे 9 सीटें छीन ली, महाराष्ट्र ने आपसे छीन लिया, आप जिस राज्य में सबसे ज़्यादा मजबूत कहे जाते थे उस राज्य में आप पिछड़ गए, बिल्कुल आप उत्तर प्रदेश में पिछड़ गए, उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से आप पिछड़े। तो इन सारी चीज़ों में अखिलेश यादव ने जो फिर से टेटुआ पकड़ा है, कहीं ना कहीं वो तो निश्चित रूप से नजर आता है। जब सामने के रो में अखिलेश बैठे रहते हैं, राहुल गांधी बैठे रहते हैं, और राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में एक शख्स बैठा रहता है जो अयोध्या से आता है जी, और उस शख्स को देख करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्या हालत होती होगी, जिस राम मंदिर को लेकर के आपने कहा था कि हमने राम लला को लाया है, जिन्होंने राम को लाया है उनको हम लाएंगे, वो आपका फंडा फेल हो गया पूरी तरीके से तो यूपी में। ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है कि जो नायडू और नीतीश के कंधे पर ये सरकार टिकी है, उसका हुक्का पानी पूरी तरह से बंद कर दिया है विपक्ष ने। और जो आप बात कह रही थी कि विपक्ष के कंधे पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी कितना शिकार करेगी, शिकार वही कर सकता है, तीर का बौछार वही कर सकता है जो कहीं ना कहीं इससे तीर के बौछार में सामने नजर आता हो और उसका पैर जो है वो जमीन पर हो। अब ऐसी स्थिति में आप हवा में कितने देर तक बार कर सकते हैं? आप उछलिएगा तो तुरंत नीचे गिरिएगा, एक तीर आप छोड़ सकते हैं लेकिन बार बार नहीं ना प्रहार कर सकते हैं। अब आप ललन सिंह की बात कर रहे हैं, ललन सिंह कितना सपोर्ट करेंगे, चिराग पासवान कितना सपोर्ट करेंगे? ललन सिंह अपने 12 सांसदों के साथ समर्थन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो नीतीश कुमार से अलग भी हो सकते हैं। कहीं ना हम ये मान लेते हैं इस बात को, एक क्षण मान लेते हैं, इसकी चर्चा भी खूब चल रही है कि हो सकता है कि अमित शाह जो है वो नीतीश कुमार के 12 सांसद को अपने तरफ कर लें, तो उनकी सरकार बच जाएगी। लेकिन इससे सरकार बचती नहीं ना है। अभी आपको 16 सांसद उधर से भी लेने हैं, नायडू से भी, तो क्या वो आपके साथ हैं कि नहीं, वो आपके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, एक सवाल ये हो जाता है। नायडू के लोगों ने कहाँ विपक्ष पर हमला किया है? ललन सिंह अकेले वो नेता हैं जो विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष माफ कीजिएगा नेता सदन जिसको बनाया गया अपनी पार्टी की तरफ से, वो तो बोल ही नहीं रहे हैं। वो तो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके क्या मायने निकाले जाए, क्या अर्थ निकाले जाए? निश्चित रूप से जब आप कहीं झगड़ा होता है और आपके मित्र हैं, मित्र के साथ आप जा रहे हैं, तो आप या तो झगड़े को बचा दीजिएगा, अगर दोनों मित्र आपके सामने लड़ रहे हैं, या आपके मित्र का कोई दुश्मन है तो आप डिफेंड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये झगड़ा यहीं रुक जाए। ललन सिंह ने वही भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है कि ललन सिंह नरेंद्र मोदी के जगह पर खड़ा होकर के और जवाब दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो बातें कही है उनका कहना फर्ज भी बनता था, हक भी बनता था। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो बजट आया है, उस बजट में जो 4 राज्य जिनमें चुनाव होने हैं इस वर्ष, उनके बजट का आंकड़ा देख लीजिए आप, तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, यानी उनको भी लुभाने की कोशिश हो रही है। जबकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार हम आपको हराएंगे, उन सभी राज्यों में हराएंगे। महाराष्ट्र में लोगों का दिमाग बदल रहा है, मन बदल रहा है, और इसके पीछे कारण है जो पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ खेल खेला है, उस खेल से लोग संतुष्ट नहीं है। हो सकता है कि वहाँ चूँकि व्यावसायिक नगर है, वो तो व्यावसायिक नगर है, तो वहाँ के व्यवसायियों को क्या चाहिए? तो स्थिर सरकार चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार को उलट पुलट जो की है वो नहीं उनको पसंद आ रहा है। दूसरी तरफ झारखंड की बात कर लें, आपने जो कुछ भी किया हेमंत सोरेन के साथ, उससे वहाँ की जो खास जनता है, वो अभी आदिवासी समाज है, वो काफ़ी आक्रोशित है, और उसका परिणाम आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। निश्चित रूप से आपको विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। आपने भले ही झारखंड को 41.24 हजार करोड़ दिया हो, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जो इस बार जवाब आपको देगा। नीतीश कुमार भी जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने भी घोषणा कर दिया है कि वो झारखंड में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र की बात हमने कर ली, हरियाणा की बात की तो हरियाणा ने भी आपको बता दिया लोकसभा में। अब हरियाणा में आपस में ही भारतीय जनता पार्टी में नहीं पड़ रहा है, तो खुद के ये सबसे बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ भी आपने 42.27 हजार करोड़ रुपए का आपने वहाँ भी राशि का प्रदान किया है, लेकिन यहाँ भी आप समझ ही रहे हैं कि किससे किससे आपको टाई अप करना पड़ेगा, किस तरह से आप कीजिएगा। डायरेक्ट तो आप वहाँ लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं, तो सरकार नहीं बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है
कि भारतीय जनता पार्टी जहां संख्या बल में पिछड़ी है वहीं आरएसएस ने उसका साथ छोड़ा है। तो बाबा हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल कहीं ना कहीं बीजेपी अभी कमजोर चल रही है। आप समझिए ना कि जब लाचार हो विधानसभा माफ कीजिएगा लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर एकदम हाथ खड़ा करके ओम बिरला जो है वहाँ सरेंडर करके खड़े हों, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हों, चेहरे का भाव बदल रहा हो, जितने खुश नजर आते थे पहले अब तो सिर्फ सहमे हुए और जवाब उनके पास नहीं आ रहा है कि वो कौन किस तरह से जवाब दें। इसके अलावे अमित शाह इतने कमजोर पहले तो नहीं दिखे, स्पीकर से मांगते हों कि हमारी सुरक्षा कीजिए भाई, इस तरह से हम पर हमले हो रहे हैं, निजी हमले हो रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, अगर नीतीश कुमार और नायडू असंतुष्ट हैं, जो दिखा नहीं रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कि सदन में मौजूद नहीं है, तो इसकी कहानी को किस दिशा में ले जाया जाए? क्या ये कहानी एक बार फिर से कुछ नया ट्विस्ट लिखने जा रही है? ये सबसे अहम सवाल है और इस सवाल के जवाब अगर आप खोजने निकलिएगा तो जितना आप खोजने निकलिएगा उतना बालू की रेत की तरह आपका पैर गिरता चला जाएगा, उतना ही 4 डेग चलिएगा तो 3 डेग पीछे हो जाइएगा। वही स्थिति अभी देश में सरकार की है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भले ही ये कह रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अमित शाह के चेहरे की हवाइयाँ बता रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इस बार वो अपनी रणनीति में पूरी तरह से सफल और सक्षम नजर नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो देखिए हमने खुद आपको भीतर की बात बताई कि सीएम नीतीश भले ही ऊपर से खुशी दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मंथन का दौर जारी है कि इस बजट से बिहार को कितना लाभ मिलेगा और अगर लाभ नहीं मिलता सीएम नीतीश को नजर आया तो क्या कुछ होगा, ये बाबा ने आपको खुद बताया। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।